नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। एक के बाद एक अच्छे समाचार हैं। कभी मुद्रास्फीति या कि महंगाई के पेंदे पर पहुंचने की खबर आती है तो कभी औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की खबर मिलती है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम यूं भी घट रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति का ताजा आंकड़ा 5.5% का है और यह जनवरी 2012 के स्तर का है। पूंजीगत क्षेत्र की अक्टूबर में विकास दर 11.5% थी। सवाल है कि महंगाई के लगातार घटने का जब ट्रेंड है तो ब्याज दर में क्यों ऊंची यथास्थिति बनी हुई है। इस सवाल में अब चौतरफा अनुमान है कि रिजर्व बैंक झुकेगा, ब्याज दर घटेगी, मगर ऐसा करना आसान नहीं है। राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए यह अधिक फायदेमंद है कि महंगाई घटती जाए। मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला किसी भी तरह का दबाव या कारण न रहे। आखिर बहुत मुश्किल से महंगाई नीचे आ रही है, इसलिए ऊंची ब्याज दर से विकास दर कम भी रहे तो चलेगा, मगर महंगाई बढ़ाने की जोखिम नहीं ली जाएगी। मतलब राजनीतिक तौर पर आज का खुशनुमा माहौल ठीक है, लेकिन आर्थिकी की कसौटी पर यदि अगले साल विकास दर 7-8% नहीं भागी, भारी निवेश शुरू नहीं हुआ तो निराशा बनेगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए फैसले का वक्त है। ऐसा कुछ करना होगा जिससे अच्छी खबरों के बीच आर्थिकी को जंप मिले, शेयर बाजार की तरह विकास दर भी उछाला मारे। क्या यह संभव है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि 3 महिलाओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की अब तक आजमाई हुई रणनीति के तहत चुनाव हुआ और कोई चेहरा नहीं पेश किया गया, तब भी ज्यादा संभावना इस बात की है कि भाजपा बहुमत मिलने पर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए। असल में भाजपा को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई ऐसा चेहरा पेश करना है जिसे दिल्ली के मध्य वर्ग और युवाओं का समर्थन मिले। इस लिहाज से सबसे हैरान करने वाला नाम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का हो सकता है। वे दिल्ली की हैं और 10 साल पहले दिल्ली की चांदनी चौक सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि उनको सरकार से निकालकर संगठन में लाया जा सकता है और दिल्ली में चुनाव लड़वाने की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनके अलावा नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी का नाम चर्चा में है। पार्टी की ओर से उनको चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। तीसरा नाम किरण बेदी का है, जिनको डार्क हॉर्स माना जा रहा है। पिछले चुनाव से पहले भी उनके नाम की चर्चा हुई थी। किरण बेदी भी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़ी रही हैं और बाद के दिनों में अन्ना का ज्यादा भरोसा उनके ऊपर रहा है। इसलिए भाजपा उनके जरिए केजरीवाल के असर को कम कर सकती है। हालांकि वे सक्रिय रूप से राजनीति में उतरने से हिचक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर महिला नेताओं को कमान देने की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस भी इसी रणनीति से मुकाबले की तैयारी कर रही है। कांग्रेस में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित सैयद को विधानसभा चुनाव लड़ाने की योजना बन रही है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्य है और पिछले चुनाव के बाद से ही दिल्ली की राजनीति में सक्रिय है। बताया जा रहा है कि वो ग्रेटर कैलाश की सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षण लिया है और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि उनके चुनाव लड़ने से युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग के मतदाताओं और दिल्ली के कुछ खास इलाकों में रहने वाले बंगाली मतदाताओं पर इसका असर होगा। इसी तरह शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित सैयद भी सामाजिक कामों से जुड़ी रही हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। कांग्रेस को लग रहा है कि इससे प्रवासी, पंजाबी और मुस्लिम तीनों वोटों पर असर होगा। अभी कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश मुस्लिम वोटों को आपकी तरफ जाने से रोकने की है। इसके लिए ही शोएब इकबाल और उनके बेटे भतीजे को कांग्रेस में शामिल किया गया है। लतिका दीक्षित ने चूंकि मुस्लिम से शादी की है, इसलिए वो भी इसमें कारगर हो सकती हैं।
कांग्रेस पार्टी में लगता है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की पुरानी टीम के आगे सरेंडर कर रहे हैं। कांग्रेस में सब कुछ पुराने ढर्रे पर होने का ट्रेंड दिख रहा है। राहुल चाहते थे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी कुछ पदों के लिए चुनाव कराया जाए ताकि संगठन में जमीनी स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में संगठन के चुनाव पारंपरिक तरीके से ही होंगे। अगले साल जुलाई अगस्त में होने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी पुराने अंदाज में प्रदेश कमेटियों से नाम मंगा कर किया जाएगा। कांग्रेस में संगठन चुनाव के प्रमुख बनाए गए मुल्लापल्ली रामचंद्रन से जुड़े नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की टीम के किसी सदस्य को चुनाव प्रक्रिया में नहीं लाया गया है। पहले सचिन राव और कृष्णा अलावेरू को चुनाव के काम में लगाने की चर्चा थी। चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी केजे राव वैसे ही इस चुनाव की निगरानी करने वाले थे, जैसे उन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव में की थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता यूथ कांग्रेस के चुनाव के प्रयोग से खुश नहीं हैं। उसमें जमकर पैसे खर्च हुए थे और ज्यादातर जगहों पर बड़े नेताओं के बेटे ही अध्यक्ष चुने गए थे। इसलिए पारंपरिक तरीके से ही कांग्रेस संगठन का चुनाव होगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के देश अब भारत को सम्मान और अति उत्साह के साथ देख रहे हैं। 3 देशों की अपनी 10 दिन की यात्रा के समापन के एक दिन बाद मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इन 10 दिनों में उन्होंने 38 देशों के नेताओं से मुलाकात की है और 20 द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं। मोदी ने लिखा है कि दुनिया के नेताओं से मुलाकात में उन्होंने महसूस किया कि अब वे नए सम्मान और बहुत उत्साह के साथ भारत को देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे विकसित और औद्योगिक देशों के समूह G20 ने काले धन से साझा लड़ाई का संकल्प बताया, क्योंकि काले धन की वजह से दुनिया की शांति और सद्भाव बिगड़ सकता है। मोदी ने म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा के दौरान दुनिया के नेताओं के साथ साथ इन देशों के कारोबारियों और उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्होंने इन देशों में एक जैसा समूह देखा जो भारत के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के नेताओं ने उनके मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन किया और वे उसे बहुत सकारात्मक संकेत की तरह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से झारखंड में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने आज पहले चरण के मतदान वाले इलाके में डाल्टेनगंज और चंदवा में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि झारखंड की दुर्दशा वंशवाद की राजनीति के कारण है। मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए लोगों से कहा कि वे बाप बेटे की सरकार को हटाने के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री ने अपनी जनधन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 7 करोड़ खाते खुले हैं और इनमें 7,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। मोदी ने झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने और पूरे प्रदेश को सिंचित बनाने का वायदा किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार झारखंड का ऐसा विकास करेगी ताकि यहाँ के नौजवानों को हजारों किलोमीटर दूर नौकरी खोजने नहीं जाना पड़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे की नायब इमाम के तौर पर दस्तारबंदी की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। अदालत ने कहा है कि चूंकि इमाम को नायब इमाम नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए अगर अहमद बुखारी अपने बेटे को नियुक्त कर रहे हैं तो उसकी कानूनी वैधता नहीं होगी और इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस RS एनलॉक की बेंच ने इमाम की ओर से 22 नवंबर को आयोजित दस्तारबंदी समारोह पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि नायब इमाम नियुक्त करने की कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए दस्तारबंदी कार्यक्रम पर रोक लगाने की जरूरत भी नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों ने अदालत को बताया था कि जामा मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और शाही इमाम को नायब इमाम नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर MS धीर ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। धीर ने पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की थी, तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि वे पार्टी छोड़ सकते हैं। धीर के साथ साथ आप के एक और पुराने नेता अश्वनी उपाध्याय भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने कई और खिलाड़ियों और नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर आरोप लगाया कि उसकी सरकार जम्मू कश्मीर की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बाढ़ राहत के मामले में राजनीति कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2005 में बारामूला के उरी सेक्टर में आए भूकंप के दौरान यूपीए सरकार ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन पिछले दिनों राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए। बांदीपुरा में कांग्रेस उम्मीदवार उस्मान माजिद के लिए वोट मांगते हुए सोनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से जो मदद मांगी थी वो अभी नहीं मिली है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था, लेकिन दिवाली के मौके पर कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 745 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की। शारदा घोटाले में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने ममता बनर्जी सरकार के कपड़ा मंत्री श्यामपद मुखर्जी से पूछताछ की। एजेंसी ने परिवहन मंत्री मदन मित्रा को भी नोटिस जारी किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई है और वे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उनसे कल पूछताछ की जाएगी।
जाएगी। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय बोस से भी आज पूछताछ की। एक बांग्ला दैनिक के मालिक बोस का शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन से कारोबारी लेन देन था। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सोमेन मित्रा को भी समन जारी किया गया है। मित्रा पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के करीबी व उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान आज एक विवादित बयान देकर फंस गए हैं। मीडिया ने रामपुर में मुलायम सिंह यादव के शाही जन्मदिन के आयोजन के खर्चे के बारे में आजम खान से सवाल पूछा तो आजम खान ने अलग ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पैसे तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलीम ने दिया है और कुछ वो जो आतंकवादी मर गए हैं। मुलायम सिंह यादव के 75वें जन्मदिन के लिए रामपुर पूरी तरह सज गया है। जन्मदिन शनिवार 22 नवंबर को है, लेकिन जश्न आज से ही होने लगे हैं। मुलायम सिंह रामपुर पहुंच गए हैं, जहां उनके जन्मदिन के लिए भव्य तैयारियां आजम खान ने कर रखी है। मुलायम अपने जन्मदिन पर लंदन से मंगाई गई एक विंटेज बग्घी में सवार होंगे और 75 किलो का केक काटेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। तमाम अच्छी बातों के बीच औद्योगिक विकास दर का औसत 2.5% के आसपास है। तमाम कोशिशों के बावजूद नई फैक्ट्रियां नहीं बन रही, नया निवेश नहीं हो रहा, सब कुछ ठहरा हुआ है। इंतजार है कि सरकार ऐसा कुछ करे जिससे जमीनी हकीकत बदले, पटरी बिछे और अर्थव्यवस्था दौड़ पड़े। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम बजट की तैयारियों में जुट गई है। उससे पहले भारत को तेज रफ्तार आर्थिक विकास के रास्ते पर लाने वाले बजट के अनुकूल माहौल बन गया है। महंगाई काबू में आई है। लगातार 3 महीने के महंगाई के आंकड़े सरकार का हौसला बढ़ाने वाले हैं। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर हो या थोक मूल्यों पर आधारित सूचकांक की बात हो, उसमें लगातार गिरावट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट का असर दिखा है और पेट्रोल व डीजल दोनों के दाम घटे हैं। डीजल के दाम में कमी से महंगाई और घटने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत घटने का फायदा उठाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। पहले 3 महीने तक आम लोगों को राहत देने के बाद सरकार ने अपना खजाना भरने का फैसला किया। इससे सरकारी खजाने में 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे। सरकार के लिए यह भी अच्छी खबर है कि औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी शुरू हुई है। नई सरकार आने के बाद पहली तिमाही में विकास दर में बढ़ोतरी हुई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान भी किया है। इसके अलावा सरकार ने खर्च में छोटी छोटी कटौतियों की भी घोषणा की है, ताकि वित्तीय घाटे को 3.6% के आसपास रखा जा सके। निश्चित रूप से इस समय आर्थिक माहौल खुशनुमा है। अगर सरकार विकास दर बढ़ाने की चिंता में नहीं पड़े तो आम लोग इस बात से खुश हैं कि महंगाई घटी है और पेट्रोल डीजल भी सस्ते हुए हैं। लेकिन इतने भर से सरकार का काम नहीं चल सकता है। तभी अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करने की अपील की। ब्याज दरों में कटौती होगी तो वाहन और आवास दोनों सेक्टर में तेजी लौटेगी। लोगों के कर्ज की मासिक किश्तें कम होगी और इससे विकास दर बढ़ेगी। हर सेक्टर में उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन रघुराम राजन बहुत सावधानी से फैसले कर रहे हैं। वे कोई ऐसा फैसला नहीं चाहते हैं जिससे फिर महंगाई का दुष्चक्र शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में रोजगार विहीन विकास की आलोचना की थी और कहा था कि वे विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। लोगों को इसका इंतजार है। भारत में नए निवेश नहीं आ रहे हैं, न मांग बढ़ रही है और न उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इससे रोजगार की संभावना नहीं बढ़ रही है। इसके लिए सरकार को बड़े फैसले करने होंगे। भारत को कारोबार के लायक बेहतर जगह बनाने की कोशिश तेज करनी होगी ताकि विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने जिस अति महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान का ऐलान किया है, उसकी सफलता के लिए फैसले करने होंगे। आर्थिकी के मौजूदा खुशनुमा माहौल का फायदा उठाकर अगर सरकार आर्थिक सुधार के बड़े फैसले करती है, निवेश आकर्षित करती है और विकास की गति तेज करने वाले काम करती है, तभी जमीनी हकीकत बदलेगी। वित्त, वाणिज्य, उद्योग, रेल, ऊर्जा, कोयला, सड़क परिवहन जैसे तमाम बुनियादी ढांचे के मंत्रालयों में मोदी ने ऐसे मंत्री बनाए हैं जो उनके हिसाब से काम करने वाले हैं। इसका असर अगले बजट तक दिखना चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आर्थिकी की उलझनों पर चर्चा करेंगे। लोहिया के लोग या नेहरू के अनुयायी या मार्क्स के कॉमरेडों की एकजुटता बने, इससे 1.25 अरब जनता प्रभावित नहीं होनी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बदले वक्त बदली हवा को अभी भी वैसे ही नहीं बूझ पा रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव से पहले नहीं बूझ पा रहे थे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है।
जयंत जी, कांग्रेस ने नेहरू के नाम पर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर जो मुहिम चलाई है, क्या लगता है आपको कि ये सफल होगी? देखिए, सफलता बहुत सारे इश्यूज के ऊपर निर्भर करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में कोई एक्टिविटीज नहीं था। अभी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को इनवाइट ना करके जी प्रकाश कराट से लेके ममता बनर्जी को इनवाइट करके, एक तरफ कम्युनिस्ट दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अभी जो मंच बना रहे हैं ये बेसिकली टू आइसोलेट बीजेपी जी कि ये एक बहुत पुराने कार्ड है। जी जब भी एंटी कांग्रेसिज्म हम देखे हैं, जब भी होते हैं, एंटी बीजेपीइज्म करने के लिए कम्युनलिज्म का इशू, सांप्रदायिकता का इशू लाते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो सोचते हैं कि सोनिया गांधी लीड करेंगे, जिसमें बाकी मुलायम, प्रकाश कराट सब लोग आ जाएंगे। तो ये लोग सोच रहे हैं कि एक मंच बनाए जहां से बीजेपी के बारे में, मतलब बीजेपी को आइसोलेट करो। 125वीं जो जयंती है उसके बहाने गैर भाजपाई मोर्चा या ताकतों को एक मंच पर बैठाकर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर राजनीति गरमाने की रणनीति है। और क्यों है? क्योंकि वीक है। जी नरेंद्र मोदी जी का जो सफलता, जी भाजपा के जो इतना मतलब भारी रकम, मतलब 280 क्रॉस कर जाना, ये बड़ी बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो इस समय कांग्रेस अगर अपना ताकत रहता जी तो ये यूनिटी का जरूरत नहीं होता। जी आप अगर वीक है जी तो आप दूसरे के सहारा का जरूरत होता है। नहीं तो इसके अंदर इसको वैचारिक आधार के ऊपर कोशिश करें, या ये कि अलायंस की राजनीति को कांग्रेस ने ज्यादा गंभीरता से लेकर इसको ज्यादा आगे बढ़ाने की सोची है, या ये वैचारिक आधार पर लड़ाई करवाने का ये ज्यादा मुद्दा है बड़ा? नहीं है, अलायंस की राजनीति जी, लेकिन उसको नेहरू इज ए बेस्ट बेट फॉर कांग्रेस। मतलब जैसे पटेल के बारे में बीजेपी ने जो हाईजैक कर लिए हैं कांग्रेस से, इवन गांधी जी के बारे में भी सचता का भी इशू जो है, तो उसमें कांग्रेस का जो अनकंफर्टेबलनेस है उसको कांग्रेस सोच रहे हैं कि अगर नेहरू का जो नेहरूवियन सोशलिज्म जो बीजेपी के जो दीनदयाल जी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ नहीं चलता है, तो उसको अगर एक आप जो कह रहे हैं ना कि एक विचारधारा सामने रखते हुए और अंदर में अलायंस के पॉलिटिक्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो आज के दिन में कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बात नेहरू के मंच में ये लोग करने वाला नहीं है। वो एक वैचारिक बहस की भाई भारत का आइडिया क्या था, इंडिया का आइडिया क्या था, इसको हाईलाइट करके एक अपने आइडिया को आगे बढ़ाए। लेकिन पीछे जैसे प्रकाश कराट ने भी तो किया था एंटी कम्युनलिज्म के रैली, जिसमें एआईएडीएमके से लेके मुलायम सिंह यादव पहुंच गए, नीतीश कुमार आ गए थे। तो वही जो प्रकाश कराट ने कम्युनिस्ट पार्टी के तौर से किया था, आज सोनिया गांधी ने ये करने की कोशिश कर रहे हैं नेहरू जी का छवि सामने रखते हुए। नहीं तो लेकिन जैन जी, ये नहीं लग रहा आपको इस सब से कि लोहिया के लोग भी एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, या मंडलवादी जो मुलायम सिंह ने मीटिंग की है, कॉमरेड लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर कुछ करें। इधर नेहरू के छाते के नीचे सबको धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा करने की जो कोशिश है, ये सब जो ताना बाना है, ये सचमुच में आज के दौर में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में लीडरशिप की लड़ाई के ऊपर, लीडरशिप की कमान के ऊपर जो राजनीति किए हुए, उसमें ये सब आइडिया पुराने जो है ये सफल हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है सफल होना इसलिए और कठिन है क्योंकि देखिए, एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा में जा रहे हैं नरेंद्र जी, और नरेंद्र जी अभी जो विकास के मुद्दा सबसे आगे ला रहे हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट से लेके पॉवर्टी जो इश्यूज हैं उसको इतने जोर से और बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट पॉलिटिक्स में एक दूसरे से ध्रुवीकरण है। जैसे मान लीजिए मुलायम और मायावती, हो सकता है कि दोनों कम्युनलिज्म के इशू में डायलॉग दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, बहुत सारे मतलब बातचीत में हो सकता है, लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में दोनों को कन्वर्जेंस मुश्किल है। जैसे सीपीएम और ममता दोनों बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ मिलके अलायंस करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी करना मुश्किल होता है। तो एआईएडीएमके, डीएमके, ये जो स्टेट वाइज जो ध्रुवीकरण की राजनीति है,
ये कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता के को एक बड़ा मुद्दा बन के धुरी नेपेंद्र के खिलाफ नहीं हो सकता। स्टेट वाइज कैसे होगा जी। तो इसीलिए इसके सफलता कठिन है जी नहीं, लेकिन इसमें मेरा फिर ये बुनियादी सवाल है कि आपके जो कांग्रेस में जो के अंदर जो है, क्या लीडरशिप के बजाय लीडरशिप का संकट ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है कि यह लीडरशिप के संकट को ढकने के लिए ये वैचारिक या नेहरू वाले के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखिए एक्टिविटीज जो मैंने शुरू में ही बोला था कि कांग्रेस में कोई एक्टिविटीज ही नहीं है जी। राहुल गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे या ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ये चर्चा का भी विषय भी लास्ट 2 महीने से सुन रहा हूं। दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं लेकिन उनके बारे में कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग तक नहीं हुई है। सोनिया गांधी, आज भी अगर सोनिया गांधी को वापस लाए ये भी एक डिमांड है, नहीं तो प्रियंका गांधी को लाए। तो बेसिकली राहुल गांधी का जो फेलियर है वो फेलियर से बाहर लाके राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं ऐसे कोई संदेश अभी तक नहीं दिया गया है। नहीं तो उसी के बीच में एक ये नेहरू की जयंती के आधार पर एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा वो बना के उसको ये एक तरह से एक्टिविटी, हाँ ये एक डाइवर्स लीडरशिप का जो क्राइसिस है, जो संकट है, जो बेसिकली एक डिसिडेंट पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की जो नाराजगी है, उसमें थोड़ा एंथुजियाज्म डालने के लिए, थोड़ा कैमोफ्लेज के लिए नेहरू जी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन वो कितना सफल होगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डअप नहीं है, आपका संगठन जो है वो जहां था वही उसी जगह है। तो बेसिकली आपका जो एक दीवार जब डैम्प हो जाते हैं तो उसमें व्हाइट वॉश आप कर सकते हैं, लेकिन आपको तो जो दीवार जो डैम्प हो गया है उसके बारे में तो सोचिए, उसको क्या करना है। उस नाते आपके अनुसार इस मंच से क्या ममता बनर्जी या ये मेरा फिर एक वापस वही कि अलायंस की राजनीति में सचमुच में कहीं कुछ बात आगे कांग्रेस बढ़ा सकती है या बढ़ने की, ये बाकी पार्टियों के नेता मतलब ममता बनर्जी खुद क्या सोच रही होगी या प्रकाश कारत क्या सोच रहे होंगे इस कांग्रेस की पॉलिटिक्स पे, उनमें क्या विचार चल रहा है? नहीं देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी नहीं बाकी करने का जरूरत है। हाँ। अगर मान लीजिए ममता अगर देखे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक थ्रेट परसेप्शन बढ़ रहा है तो ममता बनर्जी वीक हो रहे हैं। अगर ये परसेप्शन होते हैं तृणमूल कांग्रेस में, हो सकता है कि वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करे, और कांग्रेस भी वो पुराने ताकत नहीं है तो नेगोशिएशन करना भी तो आज आसान है कांग्रेस के साथ। जितना सीट तो पहले देना था जो छत्रप वो छत्रप जो है वो कांग्रेस से फायदा उठाने, कांग्रेस की दिशा से फायदा उठाने की जुगाड़ में है, क्योंकि वो जो भाजपा के खिलाफ है उसको लगता है कि कांग्रेस अगर आ जाए और उतना सीट भी ना देना पड़े तो बाकी जो स्टेट है उसमें कांग्रेस के साथ एक अलायंस करने का भी संभावना बढ़ सकता है। जी जयंत जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।